हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे पीटी 365 जो पॉलिटी मैगजीन है इसका। ये लेक्चर नंबर सेकंड होगा। इसमें हम आज क्या क्या कवर करेंगे, तो ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसको हम कवर करेंगे। इन केस आप ये हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, वहाँ पे जाके आप हमको डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो अपना सिटीजनशिप एक्ट है जो कि 1955 में लाया गया था, तो ये क्या है। तो सिटीजनशिप एक्ट में पहले तो 5 तरीके की बात है जिसमें बताया जाता है कि आप इंडियंस जो इंडिया का सिटीजनशिप कितने तरीके से ले सकते हैं। तो पहला पे आता है कि बर्थ मीन्स आपका इंडिया में जन्म होता है तो आप बाय बर्थ आप इंडिया में हैं, तो फिर आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाता है। मीन्स डिसेंट, आप किसी के वंशज हैं, किसी परिवार के वंशज हैं, तो भी आपको इंडिया का इसमें सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तीसरा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मीन्स जो सपोज आप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है या फिर उसका क्राइटेरिया है वो मीट करते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का आप सिटीजनशिप आप इसमें ले सकते हैं। तीसरा है, चौथा है हमारा नेचुरलाइजेशन मीन्स जो नेचुरल प्रोसेस होता है जस्टिस के माध्यम से कि एक अधिकार के तौर पे उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। और इंडिया में सपोज कोई कंट्री है, इंडिया में वो मर्ज हो जाती है, तो इस बेस पे भी इंडिया में आप अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बी ब्रांड बोलते हैं, BRAND। बी से बाई बर्थ हो गया, आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, ए से हो गया आपका, आप कोई कंट्री इसमें इंडिया में मर्ज होती है तो उसके लिए आप ले सकते हैं। एन से नेचुरलाइजेशन का हो गया, डी से डिशन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हाँ, इंडिया में जो सिटीजनशिप पाने का कितने तरीका है, तो 5 तरीके का मेंशन किया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में आप डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है। मीन्स आप ऐसा नहीं होता जैसे यूएस में होता है कि एक तो आप सेंट्रल लेवल पे आप पूरे अमेरिका के तौर पे आप वहाँ पे एक सिटीजनशिप दिया जाता है, और एक वहाँ के जो स्टेट्स होते हैं उसका भी आप अलग से सिटीजनशिप दिया जाता है। तो वहाँ पे ये डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं होता। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है। तो डुअल सिटीजनशिप जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, पाकिस्तान, तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप की बात करता है। तो रिसेंटली क्या था कि जो सेक्शन 6A है इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, सिटीजनशिप एक्ट का, ये डील करता है कि जब इंडिया में आप जानते होंगे कि यहाँ पे इंडिया में जो असम एकॉर्ड हुआ था, तो असम एकॉर्ड किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, और जो यहाँ पे असम के जो मूवमेंट हुआ था उसके जो लीडर्स थे इनके बीच में हमारा असम एकॉर्ड कराया गया था। तो इस एक एकॉर्ड में मीन्स इस समझौता में क्या मेंशन किया गया था इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप दिया जा रहा था जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अभी बांग्लादेश बोलते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे ईस्ट में आप देख, सॉरी, यहाँ पे ये वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो ईस्ट की तरफ जिसको हम अभी बांग्लादेश है इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान से जब लोग आसाम में घुस गए थे तो उसकी जो सिटीजनशिप से रिलेटेड डीलिंग हुई थी उसको असम अकॉर्ड में कंप्लीट किया गया था। तो इसमें ऐसा बोला गया था कि 1 जनवरी 1966 से आप 24 मार्च 1971 के बीच में आप यहाँ पे घुसे हैं, और आपका जो 10 ईयर का डेट ऑफ डिटेक्शन है मीन्स जब आप पहली बार पता चला है उससे आप 10 साल पार कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप असम अकॉर्ड के थ्रू आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तो अभी के लिए जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, एक हमारे इंडिया में जानते होंगे कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, तो ये बेसिकली एक कॉजी जुडिशियल बॉडी है। तो कॉजी जुडिशियल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके पास जो जुडिशरी का एक पावर होता है, जो जुडिशियल बॉडी नहीं होती है बट जुडिशरी का बॉडी होता है। और तो और उसमें जुडिशरी के ऑफिसर नहीं होते हैं, उसमें मिक्स ऑफिसर होते हैं, लाइक किसी सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड हो गए या फिर वहाँ पे जो जुडिशरी के कुछ नॉलेज वाले हैं, ऐसे लोगों को एक साथ ला के यहाँ पे एक बॉडी बनाया जाता है। इसको हम फॉरेनर ट्रिब्यूनल बोलते हैं जो कि कॉजी जुडिशियल है। और जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है यही डिसाइड कर सकती है कि कोई पर्सन फॉरेनर है या नहीं, और दूसरे के पास कोई ये राइट नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका जो पावर है ये सिविल कोर्ट के
पावर के बराबर है और इसका जो प्रोसीजिंग है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के थ्रू इसको रखा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा आप जानते होंगे कि सिटीजनशिप जो का प्रोसेस है तो उसमें एक अमेंडमेंट लेकर आया गया था जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसको हम अपना गृह मंत्रालय बोलते हैं, उन्होंने नोटिफाई किया कि 2019 में जो बिल पास हुआ था जो सिटीजनशिप एक्ट, उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इंडिया का सिटीजनशिप पाने के लिए। और ये जो है हमने बताया कि जो इंडिया में सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं, 5 तरीके में एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इसका नेचुरलाइजेशन। तो इसके माध्यम से आप अप्लाई करते हैं तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो ऐसे पर्सन जो इंडिया के ओरिजिन के हैं और उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया गया, वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरे एलिजिबल पर्सन है कि ऐसा कोई जो जिन्होंने इंडियन से शादी की है, ये लोग भी एलिजिबल हैं। तीसरा है यहाँ पे जो माइनर चाइल्ड हैं, किस कोई इंडियन है उसके माइनर चाइल्ड को यहाँ पे हम जो है नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे। और फिर क्या होगा, ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड हैं, उनको भी यहाँ पे इसके माध्यम से सिटीजनशिप दिया जाएगा। और जो लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में पर्सन इधर पेरेंट जो उनके मीन्स माता पिता में से कोई एक जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के जो 15 अगस्त 1947 के बाद के इंडिया के पेरेंट्स हो, उनको भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी का मेन ये डिस्कशन था। और यहाँ पे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है इसको एलिजिबल माना गया था, तो नियरली 20 डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें आधार हो गया, सेंसस स्लिप हो गया, रेजिडेंशियल परमिट्स हो गए, वीज़ा हो गए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को वैलिड यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंसिडर किया गया था। और जो हमारा 2019 में सिटीजनशिप में अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था, तो उसके माध्यम से जो हमारे इंडिया में जो इलीगल माइग्रेंट हो गया, मीन्स जो अदर कंट्री जैसे कहाँ से, स्पेशली जो 3 कंट्रीज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान, जो मुस्लिम स्पेशली मुस्लिम कंट्री हो गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये तीनों नोटिस करेंगे तो ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से कोई इलीगली इंडिया में एंटर कर गया है और उनका जो ये है रिलीजन है वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज, क्रिश्चियन, मीन्स अदर देन जो मुस्लिम हैं, वो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर लिए हैं और उन्होंने जो भी नेचुरल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसका क्राइटेरिया वो फुलफिल किए हैं, तो उनको यहाँ इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। और ये कब तक के, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इन्होंने एंटर किया था, उसी के बारे में ये बात करता है। और इसमें जो है कुछ जो ट्राइबल एरिया है इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, जो 6th शेड्यूल में आते हैं। और ये कौन कौन सा थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ऐसे में कोई रह रहा है तो इनको छोड़ के बाकी लोगों को यहाँ पे दिया जा सकता है। जो नेचुरलाइजेशन, और दूसरा इसमें ये है कि जो 2019 में सिटीजनशिप का अमेंडमेंट सीएए एक्ट आया था, उसमें पहले क्या था कि पहले 11 ईयर्स का एक कंडीशन रखा गया था कि आपको इंडिया में रहे हुए कम से कम 11 साल हो गए हों, तो इसको घटा के 11 से 5 साल कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सिटीजनशिप सीएए एक्ट 2019 में इसके मेजर चेंजेस थे। तो अभी जो होता है कि 5 ग्राउंड पे आप देखेंगे कि सपोज कोई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन है, तो उसकी जो है 5 ग्राउंड पे मीन्स 5 तरीके से उनके जो सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? पहला है कि फ्रॉड तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप जो है लिया, और दूसरा है डिसअफेक्शन हुआ, जो हमारा संविधान है उसके प्रति उनके पास डिसअफेक्शन हो, स्नेह ना हो। फिर तीसरा है कि हमारी कंट्री का जो एनिमी कंट्री हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ से आप इंगेज रहते हैं तो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो इंडिया की सॉवरेनिटी के बारे में थ्रेट हो, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। और कुछ केसेस में देखेंगे कि सपोज आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया गया और उसके 5 साल के अंदर ही आपको किसी केस में इम्प्रिजनमेंट हो गया 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का, तो ऐसे केस में आपका जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर दिया गया जाएगा। तो ओसीआई बेसिकली क्या होता है कि ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स, तो ओसीआई में उन्होंने क्या किया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला, उसमें 2005 में चेंजेस किए गए थे। और इसमें बोला गया था कि जैसे 2 कैटेगरी और होते थे, जिसको PI
ओ बोलते थे, PIO बोलते थे, विच स्टैंड फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जो OCI कार्ड होल्डर थे इनको एक साथ मर्ज करके OCI बता दिया गया। तो अभी देखेंगे कि OCI क्या होता है। तो OCI का यहाँ पे देखिए डिफिनीशन दिया गया है या फिर कौन कौन लोग OCI के लिए एलिजिबल हैं। तो वो कोई ऐसा इंडिया का सिटीजनशिप जो कि जो अपना 26 जनवरी 1950 के बाद वो इंडिया छोड़ दिया हो, मीन्स हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, मीन्स 1950 के बाद वो इंडिया छोड़ दिया हो या फिर इंडिया का वो सदस्य था। फिर दूसरा कंडीशन है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 पे एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन बनने के लिए, उन लोगों को भी OCI कार्ड होल्डर दिया जा सकता है। और फिर ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट बन गया उनको भी यहाँ पे OCI कार्ड ग्रांट किया जा सकता है। और फिर ऐसे जो जो इंडियन सिटीजन है उनके चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड को भी दिया जा सकता है, कोई माइनर चाइल्ड है उनको भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया अपना OCI कार्ड होल्डर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सपोज कोई पर्सन है उसको OCI जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर बना दिया जाता है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहला बेनिफिट है कि उनको काफ़ी लाइफ लॉन्ग वीज़ा भी इंडिया में, सपोज वो लोग लाइफ लॉन्ग इंडिया में रह सकते हैं वीज़ा लेके। दूसरा है कि उनको जो NRI होते हैं, नॉन रिसाइडिंग जो इंडियंस होते हैं, उनके बराबर उनकी इक्वालिटी मिलती है, जिससे वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल मैटर में वो लोग इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो NPS होता है जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसमें भी वो लोग इनरोल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गए OCI कार्ड होल्डर्स का। तो हमारा अगला टॉपिक है कि अभी रिसेंटली देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसमें बोला था कि जो SC कास्ट है, SC मीन्स शेड्यूल कास्ट है, उसमें सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सब क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जो ये SC है तो SC में सपोज कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है और वो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। तो उनको इस क्रीमी लेयर टाइप का, जैसे OBC में क्रीमी लेयर का कंडीशन रखा गया वैसे SC में भी रखना चाहिए, जिससे कि जो लोग जिनका स्तर ऊपर हो चुका है, अपलिफ्टिंग हो चुका है, उनको एक क्रीमी लेयर में रख के बाकी लोगों को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और ये कौन से केस में बोला था, ये बोला था स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर एंड दविंदर सिंह वर्सेज अदर। तो ये ध्यान रखिएगा दविंदर सिंह केस के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जजमेंट के और क्या क्या हाईलाइट है इसको देखेंगे कि तो पहला पॉइंट है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो आर्टिकल 341 क्लास 1 में इनके बारे में हेट्रोजीनियस ग्रुप के बारे में दिया गया है, जो कास्ट, रेस या ट्राइब के बेस पे आइडेंटिफाई होते हैं इसमें। और जो SC है इनको कौन जो है स्पेसिफाई करता है, तो इनको स्पेसिफाई करने का काम जो है राष्ट्रपति जी का होता है। राष्ट्रपति महोदय ही यहाँ पे किसी कास्ट को SC कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि गवर्नर। एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि यहाँ पे अब बताइए कि जो SC कास्ट होते हैं उनको कौन डिक्लेयर कर सकता है, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर कोई और अदर पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनको SC डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट के पास होता है और ये राइट सिर्फ उन्हीं के पास होता है। तो सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि सपोज SC है तो SC के अंदर एक और हम कैटेगरी बना दें जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सब क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा सब क्लासिफिकेशन करने से देखेंगे कि जो आर्टिकल 341 क्लास 2 में है, कोई भी यहाँ पे वायलेशन नहीं होता है। और यहाँ पे इसको जो लॉ बनाने का परमिशन है वो पार्लियामेंट के पास है। लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी, बट जो आइडेंटिफाई करने का काम करती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC मीन्स SC में सब क्लासिफिकेशन हो जाने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो होगा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स देखेंगे कि SC कैटेगरी में भी, SC क्लास में भी बहुत लोग ऐसा है कि वो गरीब के गरीब हैं और उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है।
क्योंकि वो लोग उतने पढ़े लिखे और समझदार नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे एससी कास्ट में हैं जो लोग इस चीज़ का, एससी का होने का या फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट समझ गए हैं, और वो थोड़ा सा अपने बच्चों को एजुकेट करा के रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो रिजर्वेशन उन्हें देने की बजाय एससी में जो कोई और गरीब है उसको दिया जाए। इसका ये मेन मोटो है, जिससे कि इक्वालिटी को और प्रमोट किया जा सके। और दूसरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट को एक डेटा कलेक्ट करना चाहिए जिन ऐसे लोगों का, जिन ऐसे वर्ग का जिनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हो, मीन्स सर्विस ऑफ द स्टेट में जो स्टेट होता है वहाँ पे जिस क्लास का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम हो, ऐसे लोगों का एक डेटा तैयार करें, और डेटा तैयार करने के बाद इसको हम कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकें, इस पे काम करना चाहिए। और ये जो है 100% का कोटा किसी स्पेशल कैटेगरी को या फिर स्पेशल क्लास को, सब क्लास को असाइन नहीं कर सकती है। तो देखा जाए जो इंदिरा साहनी केस था ये ओबीसी से रिलेटेड था, जिसमें ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 1992 में लेकर आया गया था, और ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इंदिरा साहनी ने ओबीसी के में क्रीमी लेयर लेकर आया था। अभी हमारा अगला टॉपिक है यूसीसी। तो यूसीसी बेसिकली क्या होता है कि यूसीसी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड जो है, इन्होंने नोटिफाई किया कि हम अपने स्टेट में, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और कब से कर रहे हैं? एक जनवरी 2025 से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूसीसी बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमारा स्टेट है, तो वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अलग अलग रहते हैं तो सबका अपना पर्सनल लॉ है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, देखेंगे क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ से मॉनिटर होता है। और ये पर्सनल लॉ जैसे शादी विवाह हो गया, सक्सेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, इससे रिलेटेड जो मैटर्स हो गए उनको, तो क्यों ना इसमें ऐसा एक लॉ लेकर आया जाए जिससे कि सारे लोगों का जो प्रोसेस है और सिस्टम है एक जैसा रहे। इस चीज़ को हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके पहले अब देखेंगे इसका जिक्र जो है, हम आज़ाद होने से पहले की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, तो लेक्स कोसी रिपोर्ट में भी यूनिफॉर्मेलिटी के बारे में बात करता है, जिससे कि जो कोड होता है, मीन्स जो हमारा इंडियन लॉ है उसको एक यूनिफॉर्मली ये किया जाए, प्रोसेस फॉलो करवाया जाए। दूसरा है कि बी.एन. राव कमेटी ने भी इक्वल राइट टू वुमन के लिए इस चीज़ को रिकमेंड किया था। अभी तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है। तो यूनिफॉर्म बेसिकली क्या है कि यूनिटरी सिस्टम है पर्सनल लॉ से रिलेटेड, और ये सारे लोगों पे अप्लीकेबल होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मीन्स कौन से आप रिलीजन के हैं ये मैटर नहीं करता है आपके लिए। सपोज इस यूसीसी आ जाता है तो नियम कानून सारे वर्ग के लिए, आप हिंदू रहे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी रहे, नियम तो एक ही होगा। और ये पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्सन से रिलेटेड होता है, लाइक उनका पर्सन का शादी हो गया, डिवोर्स हो गया, उसके मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एडॉप्शन हो गया, मीन्स कोई जो पेरेंट्स हैं किसी बच्चे को गोद लेते हैं उसको एडॉप्शन हो गया। सक्सेशन मीन्स किसी का पेरेंट्स के डेथ हो जाने पे जब बच्चों को प्रॉपर्टी के राइट दिया जाता है उसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ का एक पूरे कंट्री में एक समान कानून होना चाहिए, और उस समान कानून को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो क्या ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे जिक्र है? तो जी हाँ, इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। और ये हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस यहाँ पे इसके आर्टिकल 44 में मेंशन है। और ये जो है हमारा कौन सा पार्ट है? ये संविधान का हमारा चौथा पार्ट है। तो अभी करंटली क्या स्टेटस है? तो अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका स्टेटस है, क्योंकि जो जितने भी हमारे यहाँ धर्म है उनका अपना अपना पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदू के लिए बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो गवर्न करता है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। और देखा जाए क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज के लिए यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वाला लॉ है। तो इन तीनों को यूनिफॉर्मली एक जब हम एक्ट बना के
प्रोसेस करेंगे तो इस चीज़ को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। तो सबसे पहला जो इंडिया में है, इंडिया में सबसे पहले गोवा में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 बोलते हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा उत्तराखंड ने नोटिफाई किया है कि 1 जनवरी 2025 से हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमारा वीडियो कैसा अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो मिस आउट ना हो। और एक आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे एफर्ट लगते हैं एक वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो ये लाया गया था 1991 में। तो क्या वो था, इस एक्ट में बोला गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जो भी प्लेस जिस तरीके से था वही सेम उसी तरीके से होगा। मीन्स अब देखेंगे अभी मंदिर और मस्जिद है एंड इसका डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया गया था कि सपोज जिस दिन देश अपना आज़ाद हुआ, जहाँ पे उस टाइम पे जो मंदिर था वो आगे भी चल के मंदिर ही रहेगा, जो मस्जिद था वो आगे भी चल के मस्जिद भी रहेगा, जिससे इन दो कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे कोई भी ये कोई इशू ना क्रिएट हो आगे चल के, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। तो इसमें बोला गया था यही कि रिलीजियस जो कैरेक्टर है, स्पेशली रिलीजियस कैरेक्टर की बात कर रहा है कि मीन्स जो प्लेस जिस धर्म से रिलेटेड है वो उसी धर्म का आज़ाद होने के बाद भी बना रहेगा। और इसमें बोला गया था कि कोई भी पर्सन इस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकता है और इनकेस कोई पर्सन इस चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करता है तो उसको मैक्सिमम 3 इयर्स का जेल भी हो सकता है। और ये इसका लाने का जो मेन रीज़न था, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के तौर पे लेकर आया गया था। पॉजिटिव देखेंगे कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के तौर पे ले लाया गया था, जिससे कि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे रिलीजियस कैरेक्टर जो है सारे लोगों का ये मेंटेन रहे और आपस में कोई भी झड़प ना हो, कोई भी सुख शांति से सब लोग रहें। और इसमें कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया था, जो कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इससे बाहर रखा गया था। इससे बाहर किसको किसको रखा गया था, तो पहला रखा गया था तो जो हमारा अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है, इनको हमारा अयोध्या में इस जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको इस चीज़ से बाहर रखा गया था। मीन्स वहाँ पे पहले जैसे बाबरी मस्जिद था और जब देश आज़ाद हुआ तो, और उसके बहुत पहले देखेंगे तो यहाँ पे राम मंदिर था। तो उन्होंने बताया कि ये इसको एग्जेम्प्ट किया कि यहाँ पे सपोज 1950 देश में 1947 में आज़ाद हुआ तो वहाँ पे मस्जिद था, तो इसको एग्जेम्प्ट किया कि बाद में ये मंदिर हो सकता है। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। दूसरा इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग या पूजा के स्थल हो गए, जगह हो गए, जो कि एएसआई जो 1950 एक्ट के थ्रू उसके कंजर्वेशन में थे, जैसे एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर जो प्लेस को नोटिफाई किया गया था, वो प्लेसेस को इसके जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इससे बाहर रखा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा इस चीज से रिलेटेड। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखेंगे कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिना ट्रायल के, बिना जब भी किसी पर्सन का हम डिटेंशन कर लेते हैं, मीन्स किसी पर्सन को हम कैद कर दें बिना ट्रायल और बिना किसी कोर्ट की कन्विक्शन के, मीन्स कोई कोर्ट है उसमें कोई ट्रायल भी नहीं चला, उसने कोई सजा भी नहीं दिया, उसके बाद भी किसी पर्सन को हम किसी में कैद कर दें तो उस चीज़ को हम डिटेंशन बोलते हैं। तो डिटेंशन क्या होता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा होते हैं, डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लेकर आ जाती है। तो ये जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, मीन्स विधायकी जो है हमारा और सांसदीय, ये दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। और ये जो है आर्टिकल 22 में कवर किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें एक हमें सिक्योरिटी देता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट
एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) मीन्स जब भी हमें अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ हमें बताना जरूरी है। इस चीज़ का यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और इसके अलावा देखेंगे कि ये जो प्रोटेक्शन है ये जो है ऐसे लोगों को अवेलेबल नहीं है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में मेंशन किए गए हैं। ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की यहाँ पे इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्या बोलता है इसको देखते हैं। तो पहला है कि हमारा जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ऑफ ग्राउंड मीन्स पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो उसको किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रही है ये बताना मैंडेटरी है। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमारा आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 तो इसमें ये बोलता है कि सपोज आपने इसको डिटेंशन कर लिया है तो विद इन 24 आवर आप मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर के पास तुरंत इसको हाजिर करना है जिसको हम हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। थोड़ा आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। फिर इसके अलावा आर्टिकल 22 में सब क्लॉज 4 में बोलता है कि 3 महीने से ज़्यादा का सपोज किसी को डिटेंशन के तौर पे रखा जाता है तो एक जो एडवाइजरी बोर्ड होती है इसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली फ्रेम होते हैं तो इसको आप काफ़ी अच्छे से नोट्स बना के स्टडी करिएगा। तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं हम बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं समझा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और बहुत लोग इस वीडियो को सिर्फ एज अ करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आपको अच्छे से पीटी 365 पढ़ने का तरीका क्या होता है कि सपोज आपने टॉपिक को देख लिया हमने बता दिया कि सपोज प्रिवेंटिव डिटेंशन ये पिछले 1 साल के न्यूज़ में था तो आपको क्या करना है कि जो भी हमने बताया ये इसका आप शॉर्ट नोट्स जो भी आपको लगे इस पॉइंट में सारे का नहीं जो भी आपको लगे कि ये पॉइंट हमें नहीं याद है इस चीज़ का आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। इसके अलावा आपका जो मेन बुक है जैसे लक्ष्मीकांत हुआ तो वहाँ पे जाके देखिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है जिससे कि आपका वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और इनकेस आपने कवर नहीं किया है तो वहाँ पे आपको उससे कवर भी कर लेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि पर्सनालिटी राइट। तो हम देखेंगे कि पर्सनालिटी राइट क्या होता है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो ई कॉमर्स के स्टोर्स हो गए चैटबॉट हो गए वो लोग क्या कर रहे थे जो बड़े बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान हो गए अमिताभ बच्चन सलमान खान ऐसे लोगों को नेम का इमेज का वॉइस का यूज़ कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ऐसे लोगों के राइट जो थे वायलेट हो रहे थे। तो इस चीज़ ऐसे राइट को हम पर्सनैलिटी राइट बोलते हैं जो पब्लिक फिगर हैं तो ऐसे लोगों को हम पब्लिक पर्सनैलिटी राइट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है पर्सनैलिटी राइट के बारे में। तो हमने बताया नेम हो गया वॉइस हो गया सिग्नेचर हो गया इमेज हो गया या फिर किसी उनके अदर फीचर के जैसे ये अमिताभ बच्चन का आवाज़ के लिए उनका फिर जो ये है वाला एक वहाँ पे उनका डायलॉग है ये सब चीज़ का जनरली लोग कॉपी करते हैं या फिर मिमिक करते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट को लेकर आया गया था। और ये जो एक है दो इसमें पार्ट है एक तो राइट ऑफ प्राइवेसी भी है कि उनका प्राइवेसी वायलेट हो रहा है और दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स वो उनका खुद का प्रॉपर्टी है वो तो वो दूसरा उनके बिना परमिशन के कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमने बताया दो कंपोनेंट है एक राइट टू पब्लिसिटी। राइट टू पब्लिसिटी में बेसिकली क्या है कि राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेस कि उनकी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसको प्रोटेक्ट करने का जो कवर है ये कहाँ से होता है तो एक होता है कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू इसको कवर किया जाता है। देन कॉपीराइट से रिलेटेड जो इमेज हो गया सिग्नेचर हो गया ये हो गया कॉपीराइट एक्ट 1957 के थ्रू कवर मिलता है। फिर राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी कौन से केस से इंक्लूड किया गया था कौन से केस के बेस पे इसको कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा देखिए हमने क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे देखिए पुट्टास्वामी जजमेंट के बारे में दिया गया जो कि 2017 में पास किया गया था। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया गया था इसके केएस पुट्टास्वामी केस के बाद। तो पर्सनालिटी राइट के बारे में देखिए हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई ट्रीटी भी नहीं है जो कि पर्सनालिटी राइट के बारे में बात करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ हाईलाइटेड थे उसको देख लेते हैं। एक है इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या था उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के जो पहले के
वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जो परवेज मुशर्रफ। तो इन्होंने इनका एक यूपी से संबंध निकला है और यहाँ पे उनका कुछ प्रॉपर्टी मिला है। तो क्या था, यहाँ पे उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल करने के लिए बोला। तो इसी को देख लेते हैं कि इनेमी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसको कवर किया गया है इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में, जिसमें बोला गया है कि कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन करने वाली कंट्री है, मीन्स हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया पे कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन मीन्स बाहर से कोई आके आक्रमण किया है, तो ऐसे देश को हम एनिमी कंट्री बोलेंगे। तो एनिमी कंट्री जैसे हमारे लिए कौन कौन हो गया, पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे हमारा 99 में वार हुआ था। चाइना हो गया हमारा 65 में हो गया। देन हमारा यहाँ पे एक 65 और एक बार और यहाँ पे चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो ये हमारा इनेमी हो गया। तो ऐसे इस कंट्री में रहने वाले लोगों का जब कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलता है तो उसको कवर किया जाता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के द्वारा। और ये जो है ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जो कि गृह मंत्रालय है इंडिया का। और उसका कस्टोडियन जो है मीन्स देख रेख करने वाला उसका हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है। हमारा अगला टॉपिक है कि राइट टू बी फॉरगॉटन मीन्स ये क्या होता है। राइट टू बी फॉरगॉटन, सपोज आपने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया है और अकाउंट बनाने के बाद आपने मल्टीपल फोटो अपलोड किए, फिर बाद में आपने डिसाइड किया कि हमारा प्राइवेसी वायलेट हो रहा है इस चीज़ के, तो हम चाहते हैं कि हमारा फोटो पूरे नेट पे से डिलीट कर दिया जाए। बट वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहीं पे शेयर किए हैं, कोई डाउनलोड किया है। तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या होगा कि आप चाह के भी वहाँ पे आपका जो है फोटो या फिर इमेज डिलीट नहीं हुआ। तो इस चीज़ से रिलेटेड ही है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसमें बोला गया है कि ये इसको और दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है राइट टू इरेजर, मीन्स किसी की याद को मिटा देना, उसी को ऐसे राइट को हम राइट टू इरेजर बोलते हैं। जिसमें बोला गया है कि कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरे का डेटा को यूज करना। तो ये जो है कोई अब्सोल्यूट राइट नहीं है और इसको हम आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी में भी कवर करते हैं, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। और ये जो है डिजिटल हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 वाला, इसमें ऐसा कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं है राइट टू बी फॉरगॉटन। और इस तरीके का एक यूरोप में ऑलरेडी कानून है जिसको जीडीपीआर बोलते हैं, और उसमें मेंशन किया गया है, मेंशन मीन्स उसमें कवर किया गया है राइट टू बी फॉरगॉटन का। हमारा अगला टॉपिक है इनर लाइन परमिट। तो बेसिकली इनर लाइन परमिट क्या होता है इसको देख लेते हैं कि जब भी कोई ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो किसी ऐसे सिटीजन को अलाउ करता है जिससे कि वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया में वो जा सके लिमिटेड पर्पज के लिए। सपोज कोई ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे सबको, और प्रोटेक्टेड एरिया की बात जानते होंगे कि ये बफर एरिया होता है। तो यहाँ पे जाने के लिए आप जानते होंगे कि पास की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज जो है कोई यहाँ पे किसी को ऐसा परमिट दे दिया जाए कि आप प्रोटेक्टेड एरिया में एंटर कर सकते हैं, तो ऐसे पास को हम इनर लाइन परमिट बोलते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हैं। तो ये हाईलाइटेड इसलिए था क्योंकि नागालैंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि ये इनर लाइन परमिट जो ये चोमू केदिया न्यूलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में आप परमिशन के हेल्प से जा सकते हैं। तो अभी इनर लाइन परमिट जो है कौन कौन से राज्य में मिलता है, तो एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे राज्य में इनर लाइन परमिट लेके आप प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हैं। और जो है कौन कौन लोग इनर लाइन परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है इसको देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो एनआरआई 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह चुके हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे इनर लाइन परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक अपना वीडियो स्टॉप करते हैं
और इसका जो अगला पार्ट है हम इसके तुरंत बाद हम रिलीज़ करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमसे आप इसमें टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, also like our video. Thank you for the watching.